नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में 176 करोड़ रुपए की लागत से बना है स्मारक। प्रधानमंत्री ने पूर्व सैनिकों से कहा, सेना की सभी सुविधाओं और जरूरतों के लिए समर्पित है सरकार। सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय रखे अपना पक्ष। जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर नहीं विचार करेगी सरकार। दूसरे दलों और सामाजिक संगठनों से बातचीत जारी। हिंसा की जांच के आदेश। एक क्लिक पर रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी ले सकेंगे लोग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया रेल दृष्टि पोर्टल। अपनी शिकायत दर्ज कराने से लेकर पोर्टल में और सुधार के लिए मांगे सुझाव। और ट्विटर, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के साथ बेहतर तालमेल और तेजी से करे मुद्दों का निपटान। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान। समिति का फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारियों को 6 मार्च को पेश होने का समन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये स्मारक आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सम्मान का प्रतीक है। As part of at the base of the obelisk. इंडिया गेट के पास बने इस शौर्य के प्रतीक स्मारक में युद्ध में देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले सैनिकों के नाम अंकित हैं। प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र विजेताओं के प्रतिमाओं को भी नमन किया। राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अमर जवान ज्योति प्रज्वलित करके किया। और करीब 40 एकड़ में बने इस स्मारक की भव्यता देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री ने स्मारक के अंदर बने वीरता चक्र और त्याग चक्र को भी देखा। On the night of the fourth battle of Ganga Sagar. इसके बाद उन्होंने स्मारक बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से मुलाकात की। अंत में प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी लिखे। इस मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। Time for everyone here. यह एक डिजिटल विजिटर बुक है। राष्ट्रीय समर स्मारक में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों की यादें दर्ज हैं। वीर सैनिकों ने कई युद्धों और अभियानों में त्याग और बलिदान की मिसाल कायम की है। उनकी कुर्बानी को याद करने और सम्मान देने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक की जरूरत महसूस की गई। इसे बनाने की मांग तो पहले से की जा रही थी, लेकिन अंतिम मंजूरी साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। आइए मेमोरियल की खास बातों से आपको रूबरू कराते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले जाबाजों की वीर गाथा लिखी गई है। करीब 40 एकड़ में फैले देश के पहले युद्ध स्मारक के निर्माण पर लगभग 176 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहां संग्रहालय भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दीवारों पर 25,942 शहीदों के नाम भी लिखे गए हैं। स्मारक के चारों ओर सफेद दूधिया लाइटें भी लगाई गई हैं। विजय चौक से इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दृश्य को देखा जा सकता है।
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इसके निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके बाद इंडिया गेट के पास इसके निर्माण का काम शुरू किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 चक्र बनाए गए हैं। सबसे अंदर का चक्र अमर चक्र है, जिसमें 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर जवान ज्योति जलेगी। यह ज्योति शहीद सैनिकों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है, साथ ही एक आश्वासन की राष्ट्र अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाएगा। दूसरा है वीरता चक्र, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई 6 अहम लड़ाइयों को बताया गया है। तीसरा त्याग चक्र है, जिसमें 25,700 सैनिकों के नाम है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। सुरक्षा चक्र में 695 पेड़ हैं, जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। हर शाम सैन्य बैंड के साथ शहीदों को सलामी दी जाएगी। स्मारक में कुछ दीवारों पर तस्वीरें भी लगाई गई हैं, वहीं कुछ दीवारों पर युद्ध की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। सियाचिन सहित करगिल लड़ाई के दौरान टाइगर हिल्स पर कब्जे जैसे लम्हे कैद करने वाली तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए एक सुविधा फोन ऐप की भी रखी गई है। इस ऐप के जरिए शहीद का नाम टाइप करने पर उसका स्मारक कहां पर है, उसकी लोकेशन आपके फोन में पता चलेगी। हर हफ्ते रविवार को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी देखने का भी मौका मिलेगा। स्मारक में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यानचंद स्टेडियम में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के सैनिक को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया गया और अब सेना की सुरक्षा के लिए हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर राफेल विमान तक के सौदों को अमली जामा पहनाया गया है। जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए। जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यानचंद स्टेडियम में पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दशकों से अटके पड़े राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देश को समर्पित करने का गौरव मिलने पर वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। साल 2014 में हमने राष्ट्रीय समर स्मारक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की और आज तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग को उनकी सरकार ने पूरा किया है और आज 1,12,000 करोड़ रुपए पेंशन का बजट हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि OROP लागू होने से पेंशन में 40% तक की बढ़ोतरी हुई। 1 रैंक 1 पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का पेंशन बजट जो पहले 44,000 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर के 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटके पड़े रक्षा सौदों को उनकी सरकार ने अंजाम तक पहुंचाया और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, असॉल्ट राइफल से लेकर जरूरी विमानों और हेलीकॉप्टरों की खरीद की प्रक्रिया को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने रक्षा सौदों में पहले की सरकारों की ओर से की गई देरी की बात को भी रेखांकित किया और कहा कि किसी हित से पहले देश का हित है, यानी इंडिया फर्स्ट। बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा
तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का साजिशों को ध्वस्त कर देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर सैनिक किसी आपदा का शिकार होते हैं तो उनका परिवार भी पेंशन का हकदार होगा। साथ ही 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी पूर्व सैनिकों के लिए निर्मित करने की बात कही। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार पीआरसी के मुद्दे पर विचार नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर दूसरे दलों और सामाजिक संगठनों से बातचीत कर रही है। इधर दिल्ली में अरुणाचल कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के मुद्दे पर बीते कुछ दिनों से उपद्रव का शिकार हुए अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को शांति बनी रही और कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। हालांकि राजधानी ईटानगर में नाहरलगुन इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार ने पीआरसी बिल वापस ले लिया है और भविष्य में भी ये मुद्दा कभी नहीं उठाएगी। और मैं अभी जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता है उस सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि पीआरसी मैटर को सरकार कभी भी आगे में भी टेकअप नहीं करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मैं अपना जनता को मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो पीआरसी इशू जो है वो अभी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो सभी लोगों को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ये प्रोटेस्ट और धरना वगैरह ना करें। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर राज्य में हुई हिंसा की जाँच के आदेश दिए हैं। मैंने ऑलरेडी कमिश्नर लेवल का एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी मैंने कमिश्नर लेवल का गठन कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि पूरे जो सच्चाई जो है पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। हमें भी लगता है कि इस पूरे मामला के पीछे में किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को राज्य प्रशासन की मदद के लिए भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल सरकार से सभी पक्षों में बातचीत कर हालात सामान्य बनाने की सलाह दी है। Central government from our side, Home Minister, and we have requested the Chief Minister and Governor to talk to everybody, build the confidence, talk to all the civil societies, all political parties, and all the student organizations, everybody, and take everybody along. No decision should be taken which is against the interests of the indigenous people. So state government has already decided that the joint high power committee report on PRC will not be accepted. अरुणाचल प्रदेश में 6 आदिवासी समुदायों को परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिए जाने की सिफारिश के विरोध में पिछले कई दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शनिवार को आंदोलन हिंसक होने पर पुलिस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ज्वाइंट हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसमें प्रदेश में दशकों से रह रहे 6 समुदाय को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एसपी और बीएसपी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का बंटवारा कर लिया है। इनमें 3 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनमें बालाघाट, टीकमगढ़ और खजुराहो शामिल हैं। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां एसपी और बीएसपी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बीएसपी एक ही सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी गढ़वाल पौड़ी सीट पर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी। हरियाणा विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया और प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट को विधानसभा में पेश किया। इस बार के बजट में किसान पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बजट में कृषि, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत कई क्षेत्रों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। व्यापक चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बहादुरगढ़ और बावल में 100 बेड। इधर केंद्रीय जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में पानी की कमी नहीं, उसके नियोजन की कमी है। आज दिल्ली में पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उन्होंने ये बातें कही। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र को पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की श्रेणी में महाराष्ट्र वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी पुणे को सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले साल मार्च तक सरकार गंगा की सफाई के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों की कामयाबी है कि इस बार प्रयागराज कुंभ में पहले से ज्यादा साफ गंगा की चर्चा हो रही है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करते हुए ये बात कही। पानी को बचाना, पानी का सही प्रबंधन करना और पीने के लिए अच्छा पानी उपलब्ध करना और उसके साथ साथ जो पानी हो पर्याप्त रूप से मानव जीवन के लिए, कृषि के लिए और हमारे उद्योगों के लिए मिलकर भी हमारे पास रहे, ताकि पानी हमारी विरासत है, पानी से हमारी संस्कृति जुड़ी है और पानी से हमारी इकोनॉमी जुड़ी है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जल प्रबंधन वक्त की जरूरत है और इस पुरस्कार का मकसद लोगों में जल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ रेगुलेटरी अथॉरिटी, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पंचायत समेत 10 अलग-अलग श्रेणियों में महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में कई जगह 400 मिलीमीटर एक जगह बारिश होती है, 300 मिलीमीटर होती है, तो दूसरी जगह 6000 मिलीमीटर बारिश होती है। एक जगह सूखा है तो एक जगह ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है और इसलिए बहुत भारी समस्या महाराष्ट्र में भी है। आत्महत्या का प्रमाण भी महाराष्ट्र में आप कई सालों से देखेंगे, किसानों की आत्महत्या को लेकर वो भी वहाँ पर ज़्यादा है और इसलिए इसके ऊपर एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, जो पानी, वाटर, और उसी को पानी को बढ़ाने के लिए, उसी को वाटर रिसोर्सेज से लेकर इरिगेशन बढ़ाने से हमने काम वहाँ पर किया है। जल संरक्षण के लिए 14 श्रेणियों के तहत 82 पुरस्कार दिए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम, सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान, सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक या जन जागरण प्रयास की श्रेणियां शामिल हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज रेलवे से जुड़ा सबसे बड़ा निगरानी ऐप डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए लोग महज एक क्लिक पर रेलवे की सारी जानकारी ले सकेंगे। डैशबोर्ड नाम से शुरू किया गया रेलवे का ये ऐप इतना हाईटेक होगा कि रेलवे की सर्विस के अलावा ये महकमे और विभाग पर पैनी नजर रख सकेगा और रेल मंत्री और रेलवे के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को देश भर की रेलवे से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारियां कंप्यूटर या मोबाइल पर हर वक्त मौजूद रहेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल को उम्मीद है कि इस ऐप से रेलवे सर्विस के अलावा प्रशासनिक क्षमताओं में भी काफ़ी इजाफा होगा। सभी कार्यों के ऊपर आपकी और भारत के जनता की दृष्टि पूरे समय जुड़ी रहे, लगी रहे, उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म आज रेल दृष्टि का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हर प्रकार की जानकारियां जनता के समक्ष रहे, जिसको जैसे इन्होंने कहा, कहीं भी किसी भी समय कोई भी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहे, एनी टाइम, एनीवेयर एंड फॉर एनीबडी। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने यहां छात्र सम्मेलन को संबोधित किया और छात्रों से सकारात्मक सोच हमेशा बनाए रखने की सलाह दी है। Let us always think in positivity, act in positivity and live in positivity। ये जो पॉजिटिव सकारात्मकता की भावना है, उसको कभी कभी हम लोग जब संघर्ष होता है, परिश्रम करते हैं, तो उसके साथ साथ जो सकारात्मकता का भाव होता है वो कहीं कहीं हमसे खो जाता है और उसमें भटकाव होता है। जिंदगी में भटकाव होगा, आपकी सोच में भटकाव होगा। इसलिए मैं प्रायः ये निवेदन करता रहता हूँ अपनी नई पीढ़ी को कि यू नेवर लूज द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम योर माइंड। और इससे पहले कानपुर में डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों से नई तकनीक की मदद से आगे बढ़ने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को नई चुनौती का सामना करना चाहिए और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। ऐसी स्थिति में अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उनका सदुपयोग करते हुए प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है। राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा आज की जरूरत है और ये छात्रों को हर क्षेत्र में व्यापक अवसर प्रदान करेगी।
ड्यूटी के दौरान भीड़ के हमलों में सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए दी गई है और कोर्ट इसके लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में 19 वर्षीय प्रीति केदार गोखले और 20 वर्षीय काजल मिश्रा ने एक याचिका दायर की है। दोनों ही सैन्य अधिकारियों की बेटियां हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सैन्य कर्मियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। कारगर कदम नहीं उठाए जाने के चलते हुए हैं ये मामले, जिससे सुरक्षा कर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आ रही है और तैनाती के स्थानों पर सुरक्षा बलों की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। याचिका में ऐसी नीति बनाने का आग्रह किया गया है जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके। आर्म फोर्सेस पर्सनल के वार्ड्स 2 बेटियां हैं, उन्होंने पिटिशन करा है सुप्रीम कोर्ट को कि जो पत्थरबाजी वैली में हो रही है एंड ट्रूप्स अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल समझते हैं, बिकॉज उन्होंने अगर कुछ रिटेलिएशन करा तो उनके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। पर जो स्टोन पेल्टर्स जो है उनको एमनेस्टी दिया जाता है। तो ये इस इशू से डील करने के लिए एक कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा आतंकी हमले की व्यापक जांच के लिए आयोग के गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो हमलों की जांच या निगरानी नहीं करेगा। इस मामले में एक वकील ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने नामंजूर कर दिया। पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति लगातार अपना काम कर रही है। अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है। यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। यूरोपीय संघ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाए बल्कि उन गुनहगारों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार हैं। यूरोपीय संघ की विदेश और सुरक्षा नीति मामलों की उच्च प्रतिनिधि फेडरिका मोगेरिनी ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने की जरूरत बताई है। पुलवामा हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ उनसे जारी रहेगी और उन्हें कल ईडी के समक्ष फिर से पेश होना होगा। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने 2 याचिका दायर की थी, जिनमें मांग की गई थी कि जांच एजेंसी जिन दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ कर रही है वो उन्हें मुहैया कराई जाए, साथ ही दस्तावेज मुहैया कराए बगैर उनसे आगे की पूछताछ नहीं की जाए। पूछताछ पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज करते हुए रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम के समक्ष पेश होने का निर्देश दे दिया है। वहीं दस्तावेज मुहैया कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से कोर्ट ने कहा है कि वो रॉबर्ट वाड्रा को 5 दिनों में मामले से जुड़े दस्तावेज की प्रति सौंप दे। कोर्ट ने वाड्रा के अंतरिम जमानत से जुड़ी याचिका वाले मामले को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका के साथ जोड़ चुकी है। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि भी 2 मार्च को ही पूरी हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित अवैध संपत्ति के खरीद के साथ साथ राजस्थान के बीकानेर में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। इधर दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 2 दिन के अंदर एक विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है। सीबीआई को मामले में सरकारी वकील नियुक्त करने का आदेश देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को ये मामला दिल्ली के साकेत जिला अदालत में विशेष पॉक्सो कोर्ट के पास भेज दिया था। साथ ही कहा था कि विशेष पॉक्सो कोर्ट इस मामले में 6 महीने में सुनवाई पूरी करेगी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ बालिका गृह में दुष्कर्म करने का आरोप है। शेल्टर होम में लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का खुलासा तब हुआ था
जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बालिका गृह की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी। और इधर असम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 157 हो गई है। मरने वालों में 50 से ज्यादा लोग गोलाघाट के और 50 से ज्यादा लोग जोरहाट के रहने वाले थे। इसके अलावा जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की सेहत बिगड़ी उनकी संख्या भी 300 से ज्यादा है और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद असम प्रशासन की अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने कई मामले दर्ज कर लिए हैं। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने कई हजार लीटर शराब जब्त भी की है। बीते गुरुवार की रात गोलाघाट और जोरहाट के 2 चाय बागानों के श्रमिक जहरीली शराब पीने से बीमार हो गए थे। इनमें से 12 की मौत उसी रात हो गई थी। राज्य सरकार ने शनिवार को इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, जबकि बीमार लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऊपरी असम के डिविजनल कमिश्नर को घटना की जांच करने और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस घटना के पीछे क्या कारण है, कौन शामिल है, सारे विषय को डिस्कवर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमने अपर असम कमिश्नर्स को इंक्वायरी में हमने लगाया है और साथ साथ में डीजीपी को भी हमने लगाया है। पैरेलली दोनों इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम इस घटना के पीछे जो भी शामिल है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल पॉलिसी हेड कॉलिन क्रोवेल और दूसरे अधिकारी आज संसद की आईटी कमेटी के सामने पेश हुए। ये बैठक 3.5 घंटे तक चली। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ट्विटर से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भारत के चुनावों में विदेशी संस्थाओं की सेंधमारी या उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ट्विटर को ऐसे मामले चुनाव उपयोग के साथ मिलकर तुरंत निपटाने चाहिए। संसदीय समिति को जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए उनके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 43.3 ओवर में महज 161 रन ही बना सकी। जवाब में भारत के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 41.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य जीत दर्ज कर ली और भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी स्मृति मंधाना ने की। सबसे अधिक उन्होंने 63 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे ने 4-4 विकेट हासिल किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।